नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बंगाल में सीबीआई की एंट्री हो गई है। ममता के भतीजे और टीएमसी में दूसरे सबसे ताकतवर नेता अभिषेक बैनर्जी आरोपों के घेरे में है। अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा और रुजिरा की बहन को कल सीबीआई ने कोयला तस्करी रैकेट के मामले में पूछताछ का नोटिस भेज दिया। आरोप ये लग रहे हैं कि अभिषेक के परिवार की कई कंपनीज के जरिए कोयला तस्करी की रकम की बंदरबाट हुई। बीजेपी पहले ही ये कहती रही है कि बंगाल में सरकार नहीं, दीदी और भतीजे की प्राइवेट कंपनी चल रही है, लेकिन ताजा आरोपों से उसके वार और धारदार हो गए। टीएमसी का दावा है कि आरोपों और एफआईआर का यह सारा खेल सिर्फ सियासी है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का आज तीसरा बंगाल दौरा है। तो आज सुबह की चर्चा होगी इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए किस तरह के बयान सामने आए। दिल्लीर कोनो कोनो नेता बाঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। मैंने कुछ नहीं है, इसमें दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, उसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाँव तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है। तो हाथे एजेंसीগুলো আছে যারা যাদেরকে ওরা চোর বলেছিল, যাদের ভাগ বলেছিল, তাদেরই তো দেখছি ওদের মন্ত্রীদের পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা মানুষ সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে। এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। तमाम खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ आ गए हैं, जितेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, संजीव उनियाल जी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुरुआत में जितेंद्र तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी। समन हुआ है सीबीआई का, आरोप अपनी जगह, लेकिन समन पर पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और उनकी साली। आपको आवाज मिल रही है जितेंद्र जी? जी जी जी, समन पर पेश होंगे। जितेंद्र जी, समन गया है सीबीआई का, कोयला घोटाले को लेकर आरोप है, सवाल जवाब होने हैं, पूछताछ होनी है, पेश होंगे क्या समन पर? जितेंद्र जरा बताइए, आपको आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? रिप्लाई करिए। चलिए जितेंद्र जी के पास हम फिर चलेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जी ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी, समन पर रुजिरा पेश होंगी? ये तो उनका वो खुद निर्णय लेगी, वो खुद निर्णय लेगी। कानून के सारे प्रावधान उनके पास खुले हैं और कानून का अनुपालन जिस ढंग से किया जाता है उस ढंग से कानून का अनुपालन वो करेंगे। ये उनका ये निर्णय उन पर ही छोड़ दिया जाए, बेहतर है। नहीं, लेकिन अगर जिस तरह के तमाम मैं आपकी पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर से सीबीआई चल रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है? पेश होने को लेकर ये जवाब कि वो तय करेंगे, वो सोचेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, कानून की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करेंगे? वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब चुनाव में आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाते तो बंगाल की बहू बेटी तक भी आप पहुंच जाते हैं। ऐसी ओछी आपकी सोच है और एक तरह से आप रुजिना के माध्यम से बंगाल की बहू बेटियों का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटते। ये आपकी दयनीयता को दर्शाता है कि आप नहीं है, आप सक्षम नहीं है। आप बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, आप दीदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी क्रूरता बंगाल के बहु बेटियों के प्रति
ये ठीक नहीं है। बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, आने वाले दिनों में बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। मुकुल राय के बारे में आपका स्टैंड अलग है, येदियुरप्पा के बारे में आपका स्टैंड अलग है, रेड्डी ब्रदर्स के बारे में आपका स्टैंड अलग है, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में आपका स्टैंड अलग है। लेकिन बंगाल में जब आप ममता बनर्जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो घर की बहू बेटियों तक आप पहुंच जा रहे हैं। इतनी निर्ममता क्यों? सत्ता का इतना भूख आपको क्यों सता रहा है? क्यों आपको हर हालत में बंगाल चाहिए? अरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप आइए, बंगाल की जनता आपको यदि पसंद करेगी आपके हाथों में सत्ता देगी। बंगाल की जनता आपको पसंद प्रेम नहीं शुक्ला करेगी। जी, आरोप बड़ा है और ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी हैं कि केंद्र में बाकी साथी तो साथ छोड़ गए, अब सीबीआई ही आपकी इकलौती साथी है केंद्र में। देखिए, इससे साफ तौर पर बौखलाहट प्रकट हो रही है। टीएमसी की, ममता बनर्जी की, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बौखलाहट है। भाई, चुनाव में जनता किसका साथ देगी नहीं देगी ये जनता को तय करना है। लेकिन आप यदि किसी आपराधिक कृत्य में शामिल है, उसके प्रथम दृष्टया प्रमाण है, तो सीबीआई उसका जांच नहीं करे। इसे बहु बेटियों को मामला कहां से आ गया? बहु बेटियां स्मगलिंग करें तो बहु बेटियों के खिलाफ जो है तस्करी अधिनियम के साथ कार्रवाई नहीं होगी। बहु बेटियां अगर एयरपोर्ट में पकड़ी प्रेम शुक्ला जी, आरोप ये है, प्रेम शुक्ला जी आरोप ये है कि जब संबंध खराब होते हैं बीजेपी के साथ किसी के और जब चुनाव करीब होते हैं तो उस समय अचानक से सीबीआई, ईडी, इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा महाराष्ट्र में दिखाई दिया और अब एंट्री पश्चिम बंगाल में हो गई है। आरोप ये है, निराधार आरोप है मीनाक्षी जी। जब किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, दाऊद इब्राहिम भी कहता है कि मेरे खिलाफ राजनीति। अरे बंगाल की बहु बेटियों को आप दाऊद इब्राहिम, अभिषेक बनर्जी की पत्नी की तुलना आप दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं क्या? ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। प्रेम शुक्ला जी, तुलना कैसी है? अपमान कर रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तुलना, नहीं, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, दाऊद इब्राहिम से, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी से आप तुलना कर रहे हैं। अरे भाई, अपराधी है, अभी साबित हो गया अपराधी है। दाऊद इब्राहिम भी स्मगलर है। नहीं, चार्जशीट फाइल हो गई, अपराध साबित हो गया क्या? लेकिन दाऊद इब्राहिम भी, प्रेम शुक्ला जी, अपराध साबित हो गया क्या? कोर्ट में ट्रायल चला क्या? चार्जशीट फाइल हुई क्या? मामले अभी साबित नहीं हुए। दाऊद इब्राहिम पर भी पहला मामला तत्काल साबित हो गया था क्या? आपने तो मामले दुर्गा को नहीं छोड़ा तो आप उसकी एक प्रक्रिया है। ये आपराधिक, जिनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होती है, हर अपराधी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए अपने खिलाफ ही कार्रवाई पर, जांच एजेंसी पर आरोप उछालता है। मैं ये बात कह रहा हूं, दाऊद इब्राहिम ने भी यही बात कही। प्रेम शुक्ला जी, चलिए आप तो आतंकवादी का नाम लेकर आ रहे हैं, मैं आतंकवादी का नाम नहीं ले रही। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुकुल रॉय के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने ही बड़े आरोप लगाए थे और आज मुकुल रॉय ही आपकी पार्टी में शामिल है, एकदम पाक साफ। उसके बाद कोई बात नहीं, बीजेपी में शामिल होने के बाद सब लोग पाक साफ हो जाते हैं। मुकुल राय कानून का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप बंगाल की महिलाओं को आतंकवादी कहेंगे? वो भी बंगाल की बहु बेटियों को आतंकवादी कहेंगे? तिवारी जी, जवाब दीजिए। वो राजनीतिक अगर कर नहीं तो डर क्यों फिर? मैं कहता हूँ ये बहुत घृणित कार्य है। बंगाल की बहु बेटियों की तुलना आतंकवादी से करना, इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। ममता बनर्जी का तुलना करते हैं, बंगाल की बहु बेटियों का सम्मान आप नहीं कर सकते, इसका जवाब आपको मिलेगा। बंगाल की बहु बेटियों का सम्मान आप नहीं कर सकते, बंगाल की बहु बेटियों का सम्मान आप नहीं कर सकते। परिवार के खिलाफ इतना नीचे गिर सकते हैं, इतना नीचे गिर सकते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था इतना नीचे गिर सकते हैं। चुनाव के लिए, केवल सत्ता के लिए, केवल ममता बनर्जी का परिवार संजीव उनियाल जी, ठीक है, संजीव उनियाल जी चर्चा में आइए। देखिए, ये परिस्थिति है संजीव उनियाल जी, चुनाव से पहले जिस तरह की निजी कटुता दिखाई दे रही है, चाहे वो चैनल्स पर होने वाली डिबेट हो, चाहे वो बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो, ये निजी कटुता कहां लेकर जाएगी देश के संघीय ढांचे को? देखिए, वास्तव में ये जो एफआईआर हुई थी, ये सेंट्रल एजेंसीज ने नवंबर में की थी। आज 90 दिन होने को आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ये लोग क्यों इमोशनल टच दे रहे हैं इसको। अगर बहन बेटियां राज कर सकती हैं, दीदी राज कर सकती हैं, दीदी भाई कोतवाल तो डर का आएगा। एफआईआर का समन जाता है और समन लेने के बाद शाम तक फोन नंबर देने के लिए कहा जाता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। और ये लोग शोर क्यों नहीं बचा पा रहे हैं पता है? क्योंकि 12 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट ने इनको क्लियर कट वर्डिक्ट दिया था सीबीआई को कि यू कैन गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, चाहे किसी की बहन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो, चाहे किसी का कोई साला यहाँ पर काम कर रहा हो, कोई किसी का भतीजा यहाँ पर जो है एमपी हो, पर आप समन दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा मां बहनों का अपमान करने के लिए कहा, हाईकोर्ट में हुआ ये, हाईकोर्ट ने मां बहनों का अपमान करने को कहा। आपको 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने बंगाल की मां बहनों का अपमान करने का अधिकार दिया आपको।
सीबीआई ने परमिशन, हाई कोर्ट ने आपको बंगाल की मां बहनों का अपमान करने का मौका दिया। अरे कोयले की दलाली में मुंह काला, इसे कहते हैं कोयले की दलाली में मुंह काला। आपने जानबूझकर हाई कोर्ट ने आपको ये आदेश दिया कि बंगाल की मां बहनों का अपमान कर रहे हैं आप। जब ये बहनें फंसेंगी तो हम कहेंगे बंगाल की मां बहनों का अपमान कर रहे हैं आप। देखिए, दो अहम बातें यहाँ पर हैं, दो अहम बातें यहाँ पर हैं। जब तक आरोप साबित नहीं तब तक कोई अपराधी कैसे, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर कानूनी प्रक्रिया से डर कैसा। विवेक जी बोलिए। आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिलेगा, चुनाव आने दीजिए, इसका जवाब मिलेगा। जिनके पति मर गए, जिनके बहनें। ठीक है संजीव जी, आप बंगाल की मां बहनों आपको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, एक एक करके प्लीज। संजीव जी ठीक है, आपका पॉइंट मैंने लिया, अब उनको बोलने दीजिए। सुकन्या विवेक श्रीवास्तव बोलिए प्लीज। बहन बेटियों के रखवा लो। ठीक है, एक सेकंड बोलिए। शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूँ, घोर विरोधी हूँ ममता बनर्जी का भी, तृणमूल कांग्रेस का भी, और पंचायत करना फिर अभी अगले सांस में ऑन द सेम ब्रेथ। ठीक है संजीव जी, आपने रखा ना, उनको बोलने दीजिए, वो अब उनका नंबर है बोलने का, बोलिए। करके सुनिए और बेटे करके बोलिए, सबके तरीके से उनको सपोर्ट मैं करिए। किसी को सपोर्ट, हमारा अपना स्टैंड है, अभी करोगे आप। अरे दोगलो, तुम अभी सपोर्ट करोगे। ठीक है संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बोलिए विवेक जी। बोलिए अब क्या है कि बोलिए। पंचायती राज चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हमारे कार्यकर्ताओं को पर्चा तक नहीं भरने दिया, बहुतों ने जान भी गंवाई। साथ हो खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात में समर्थन नहीं, आप सम्मान डालिए सीबीआई का, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर रूल तोड़ रहा है उसको पकड़ा जाना चाहिए, हमारा देश है, अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी जो टाइमिंग होती है इतनी ज्यादा, आपकी टाइमिंग हर बार इतना संदेह में क्यों आती है। दूसरा, ममता के साथ कोई नहीं है, शब्दों का चयन आप क्लियर बताओ ना किसके साथ हो। आज इतने बड़े चैनल पर आप बताओ किसके साथ हो। आप साथ हो, आप ममता के साथ हो या नहीं हो। जिन्होंने तुम्हारे शासन को उखाड़ कर फेंक दिया, आज तुम ममता के साथ खड़े हो। चले कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर के ममता के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड विवेक जी आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कहां है गांधी परिवार? ना तो राहुल गांधी अब तक बंगाल आए, ना तो प्रियंका गांधी अब तक बंगाल आई। बीजेपी के बड़े नेता कम से कम जमीन पर दिखाई तो दे रहे हैं, जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं वो कहां है, जमीन से गायब क्यों है? हाँ, मैं बता देता हूं आपको, ये लेफ्ट की राजनीति व्यक्तिवाद के ऊपर नहीं चलती है। अभी बिहार का चुनाव भी हुआ था, जब तो कहीं रहेगी राजनीति। गठबंधन तो आपका फिर उन्हीं के साथ है जिन पर आप व्यक्तिवाद का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से दल रह गया क्या सरकार बिहार में बनाई है, लेकिन उन्हीं का दामन थाम कर तो सर चुनाव लड़ रहे हैं आप, उन्हीं का दामन थाम के आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी अगर वहां पे जा करके दूसरे दलों को सीबीआई और ईडी की धमकी दे करके, पैसा दे करके, मुख्यमंत्री पद का लालच दे करके राजनीतिक दल कहाँ रह गए? राजनीतिक दल नहीं होने वाला नहीं है इनका। भारतीय जनता पार्टी फटाफट एक लाइन में रिप्लाई करिए, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। बड़ा आरोप उनका ये कि आप डरा धमका के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। इशारा शुभेंदु राय से लेकर बाकी शुभेंदु अधिकारी से लेकर बाकी नेताओं पर है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों, नीतियों को, कार्यक्रमों को स्वीकार करके लोग आते हैं। कम्युनिस्टों की तरह दुनिया में हिंसा फैला के हम जो है रक्तपात करने वाले रक्त पिशाच नहीं है, हम जो है वैचारिक दर्शन वाले एक दल है। कम्युनिस्ट जो है रक्त पिशाच है, उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों की हत्या बंगाल में की, और आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी उन्हीं रक्त पिशाचों के मार्ग पर चल रही है, रक्तपात कर रही है, निर्दोषों की हत्याएं करवा रही है। क्या बंगाल की चुनावी बैटल अब बदला पॉलिटिक्स में बदल गई है, क्योंकि सीबीआई ने सीधे ममता बनर्जी के परिवार पर शिकंजा कस दिया है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई पहुंच गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के नाम पर नोटिस थमा दिया गया। बड़ा सवाल यह है, क्या बंगाल में खुले तौर पर बदले की राजनीति चल रही है? तो बोलेছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। ये कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का घर है। दोपहर को अचानक यहाँ हलचल बढ़ गई। सीबीआई की एक टीम नोटिस लेकर पहुंची थी।
सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी थी। ये मामला बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का है। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही। कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। ये आरोप है कि अनूप लाला से कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए, जो बैंक अकाउंट विदेश में। ये सब क्लियर करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंची। रुजिरा बनर्जी का जो किरदार है, जो रोल है, जो सीबीआई कह रही है कि शी अपीयर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कि ये जो कोल स्मगलिंग केस है, इसीलिए अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी ये नोटिस उनको सर्व किया गया है। और हमारी जो सूत्रों से बात हो रही है नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, उनका कहना है कि अभी भी 3 अफसर मौजूद है, क्योंकि नोटिस है आज की क्वेश्चनिंग का, आपको हमारे सामने आज मौजूद रहना है दोपहर के 3 बजे। 3 तो बज चुके, पर वो अभी भी शायद अंदर हैं। सीबीआई के 3 अफसर कुछ घंटों तक वहां रुके रहे, लेकिन रुजिरा नरूला से पूछताछ नहीं हो पाई। सीबीआई के शिकंजे के बीच अभिषेक बनर्जी बेचैन हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इन हथकंडों से हमें डराया जा सकता है तो वो गलतफहमी में है। हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया। पूरी टीएमसी उनके पीछे खड़ी हो गई। सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ये कहा कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया। पेर बैटार मतन सामने दाঁড়িয়ে राजनैतिक भावे मोकाबिला करते बाड़ीर मा बोनके टेने निये मोकाबिला नय, तार कारण महिलादेर सामने निये एसे मोकाबिला करे कारा कापुरुष, बीजेपी कापुरुष। ताई सीबीआई ईडी के এইভাবে আজকে ইউজ করছে। कुछ नहीं है इसमें, दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, इसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाँव तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है, सीबीआई को कार्रवाई करना चाहिए। देश में लॉ है, जो लॉ है, जो है आइन जो है, उसके रास्ते में चलेंगे। और कान अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो माथा तक तो पहुंचेगी। वही हुआ है, बंगाल भी यही चाहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। बीजेपी का जवाब ये है कि सीबीआई के पास तथ्य होंगे तभी वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करना चाहती है। बिना तथ्य वो अभिषेक बनर्जी के घर क्यों जाएगी? कोयला तस्करी और गो तस्करी तो कई सालों से बंगाल में चल रही है। इससे करोड़ों की काली कमाई भी हुई। इसकी जांच भी होनी चाहिए। छोटे लोग ही नहीं, बड़े चेहरे भी सामने आने चाहिए। क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। अब सच चाहे जो हो, लेकिन टीएमसी तो यही कहेगी कि ये बदले की राजनीति, एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, वो भी तब जबकि चुनाव सामने है। और अभिषेक बनर्जी के नाम पर तो बीजेपी पहले से ही हमलावर है। ममता भी जवाब दे रही है। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। बंगाल की इस राजनीति में पहले से बहुत आग है। अब ममता के भतीजे और बहू पर एक्शन ने राजनीति की आग में एक तरह से पेट्रोल छिड़क दिया है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ नहीं है इसमें, दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, इसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है
एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाँव तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है। তো হাতে এই এজেন্সিগুলো আছে যারা যাদেরকে ওরা চোর বলেছিল, যাদের ভাগ বলেছিল, তাদেরই তো দেখছি ওদের মন্ত্রীদের পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা মানুষ সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে। এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম बंगाल की चुनावी जंग में नेताओं ने देवी देवताओं का भी जमकर सहारा लिया। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का सीता पर विवादित बयान हो, जय श्री राम का नारा हो, दुर्गा पूजा को लेकर घमासान हो या फिर सरस्वती पूजा की होड़, सियासत के केंद्र में भगवान है। आज इसमें मां काली का नाम भी जुड़ रहा है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो अब काली घाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर को भी जोड़ेगी। पीएम मोदी आज मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। कालीघाट मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ इसे लेकर अपने कार्यक्रमों की आज के दिन की जानकारी भी दी। ट्वीट उन्होंने किया, उनका ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। हुगली से नुआपाड़ा मेट्रो के दक्षिणेश्वर तक एक्सटेंशन का आज उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट बेहद खास है क्योंकि इससे कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। ये दोनों मंदिर भारत की महान सभ्यता के जीवंत उदाहरण हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ये ट्वीट हमने दिखाया, प्रधानमंत्री आज हुगली में होंगे, रैली को भी संबोधित करेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है, स्ट्रैटेजिस्ट ये बता रहे हैं, सोर्सेज से खबर ये मिल रही है कि हुगली क्यों चुना गया है, क्योंकि हुगली में बड़ी टायर फैक्ट्री, जो न सिर्फ देश की बड़ी टायर फैक्ट्री थी बल्कि पूरे एशिया की, डनलॉप फैक्ट्री 2014 में बंद हो गई थी। आइकॉनिक एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स की भी का जो प्लांट था हुगली के उत्तरपाड़ा में 2014 में लॉसेस के बाद, वो भी बंद हो गया था। संदेश यहां से बड़ा होगा। विकास को लेकर क्या काम किया है ममता सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री आज उस केंद्र में होंगे तो निशाना तो सीधे टीएमसी पर ही होगा, ममता सरकार पर ही होगा। जितेंद्र तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुनाई दे रहा है। चलिए, इनसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिक्र तो वही है, वो बार बार यही बात तो कहते हैं कि जिस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिस तरह के नारे कॉइन किए जाते हैं, कोशिश ध्रुवीकरण की। प्रेम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, जैसे ही प्रेम शुक्ला जी और जितेंद्र जी को आवाज मिलेगी तो आप बताइएगा, हम फिर उसके बाद उनके पास सवाल लेकर जाएंगे। संजीव उनियाल जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर, तस्वीर जो उभर कर दिखाई देती है, जिस तरह से बीजेपी जिस जोर शोर से काम कर रही है, चाहे केंद्रीय नेताओं की फौज वहां पर हो, लेकिन उससे अलग एक मदद आरएसएस से भी जरूर मिलती है, एक एडवांटेज तो जरूर ये है ही। हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत मुलाकात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से, जो एक बाकी जो समाज का वहां पर हिस्सा है, ये भी कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की बैकिंग बीजेपी को दे रहा है बंगाल में अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए। इस कांडपल हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अपना दृष्टिकोण रहता है, राजनीति से अलग रहते हैं, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन पावर संगठन है। नहीं, लेकिन ये फायदा किसी और दल के पास नहीं है ना। हाँ, तो बहुत बार सत्संग में चालक जी ने कहा, अगर कोई दल आगे हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी आइडियोलॉजी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी से, राष्ट्रवाद की, देश की मिट्टी में से स्मेल ढूंढने की, योगा की, चाय की, जो इनका टूल किट जिससे दूर भागता है, ये कम्युनिस्टों की जो एंटी डाइसेक्शन की पॉलिसी है, देश को बांटना, लगातार एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट करना, इस तरह की जो आइडियोलॉजी के साथ जो पार्टी हमारे करीब है, हम उसके साथ खड़े हैं।
परंतु डायरेक्टली हमारे वर्कर किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को के बीजेपी भेजा वर्कर जाता भारतीय है। जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व राम नहीं रहते। माधव कौन है? हमारी अपनी RSS के नहीं आइडियोलॉजी है। रहती है, हमारी अपनी शाखाएं चलती है, हमारा आपकी हिंदू कोई परिषद के आइडियोलॉजी नाते नहीं है। हमारे बहुत सारे संगठन है। तो हमारी जो पॉलिटिकल विंग जो सबसे करीबी विचारधारा हमारे साथ विचारधारा रखती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनके साथ कार्य करते हैं। अगर अपने आपसे एक बात करूं, जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी, योगा की बात होगी, आइडियोलॉजी की बात होगी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 94 वर्ष का पुराना इतिहास ये बता देता है कि हाँ, ये वो संगठन है। नहीं, लेकिन यही तो सवाल था ना संजीव जी, यही तो सवाल था। ये बात किससे छिपी थोड़ा ना है संजीव जी। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संजीव जी यही तो सवाल था कि ये एडवांटेज तो बीजेपी के पास है ना, जो बाकी दलों के पास ये एडवांटेज नहीं है। खैर, जितेंद्र तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, जितेंद्र जी आगे हमारे साथ, मेरा सवाल सर आपसे ये था, प्रधानमंत्री आज हुगली में मौजूद होंगे और उस हुगली से रैली करेंगे वो, जहां पर इंडस्ट्रियल उत्पादन को जो नुकसान हुआ है प्रहार उस पर होगा। डनलॉप की टायर फैक्ट्री बंद हुई, एम्बेसडर कार की जो फैक्ट्री वहां पर थी हिंदुस्तान मोटर्स की, वो बंद हुई। देखिए केंद्र सरकार की हेवी इंडस्ट्री को लेके जो नीतियां हैं, उन नीतियों का ये परिणाम है कि एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद हो रही है। और सरकार को जो काम करना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री जिंदा रहे, पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेट हाथों में न भेजा जाए, इसके लिए केंद्र सरकार को जो भूमिका करनी चाहिए उसका पालन नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि केंद्र योजनाएं नहीं लेकर आ रहा, लेकिन केंद्र की योजनाएं तो ममता जी वहां पर लागू ही नहीं करती है ना। परेशानी तो ये भी है जितेंद्र तिवारी जी, नफरत का आलम तो ये है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना चाहिए, वो आप लोग लागू ही नहीं करते हैं। 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया, 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया, आज तक उनके अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया। 20 लाख किसानों का लिस्ट ऑलरेडी सरकार को भेजा 2 महीने पहले। अरे आप शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने उम्र का क्या। संजीव जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, संजीव जी ठीक है, आपका पॉइंट मैंने ले लिया, एक बार मुझे बोलने दीजिए। ठीक है संजीव जी प्लीज प्लीज, जब मैं आपके पास आऊंगी सवाल लेके सर तब बोलिएगा। जितेंद्र जी बोलेंगे अभी, बोलिए जितेंद्र जी। संजीव जी प्लीज, सुबह का वक्त है, लोग घरों में बैठ के आप सबको सुन रहे हैं, प्लीज थोड़ा संयम बरतिए। देखिए मैं उनसे कहूँ नहीं, अगर ऐसे सब लोग बोलेंगे तो देखिए ये कोई डिबेट की गरिमा नहीं है। सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज संजीव जी प्लीज बोलिए। मैं उनके बारे में कहूँ कि हमारे समाज की जो अवधारणा थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा की जाती है। आज उसकी नारी की क्या ये हालत कर रही है, सारे भारत के लोग देख रहे हैं। जहां तक हेवी, आप बोलने तो दे, आप बोलने तो दे। संजय जी देखिए, मुझे मजबूरन से थोड़ा आपका ऑडियो लो करना पड़ेगा। प्लीज आप देखिए, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मुझे सभी पैनलिस्ट की बात सुननी है। प्लीज संजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलिए जितेंद्र जी। जहां तक किसान निधि की बात है, आज से करीब 2 महीने पहले 20 लाख किसानों के नाम की सूची विथ वेरिफिकेशन केंद्रीय सरकार के पास भेज दी गई। ये बार बार कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान के अकाउंट में पैसा नहीं आया। ये केवल कहना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इनकी मंशा में खोट है और केवल बंगाल में ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे। मंशा तो आपके भी वित्त मंत्री के ऊपर, उनकी भी मंशा पर सवाल उठेंगे ना। वो तो बजट सेशन के दौरान झूठा बयान दे देते हैं किसानों को लेकर, कि बंगाल में किसानों की आय को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका वो भी तो आपको ध्यान होगा ना सर। तो फिर तो आपकी मंशा पर भी सवाल उठेंगे। नहीं, हमारी मंशा पर कैसे? हम जो कहते हैं वो करते हैं। ममता बनर्जी सर, उन्होंने बजट सेशन के दौरान किसानों की आय को लेकर गलत आंकड़ा दिया, बंगाल की जनता को गुमराह किया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तथ्यों की जंगलबाजी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, आप सर तथ्य चेक करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने बजट सेशन के दौरान जो स्टेटमेंट दिया था, आंकड़ा दिया था किसानों की आय को लेकर, जो आंकड़ा उन्होंने दिया बंगाल में, उतना पूरा देश में भी एवरेज नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री जब मौजूद होंगे, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर तमाम, लेकिन ममता बनर्जी की टक्कर का आपके पास कौन सा नेता है? देखिए, ये प्रश्न तो बहुत दिनों से लोग महाराष्ट्र में पूछते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी वहां शरद पवार से बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। 2017 के पहले लोग पूछते थे अखिलेश सिंह यादव की टक्कर में कौन है, लेकिन वहां किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ना तो मायावती टिकती है, ना अखिलेश यादव टिकते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व, जो भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवादी पार्टी तो है नहीं कि अब ममता बनर्जी आ गई तो अभिषेक बनर्जी के अलावा कोई नेता ही नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नीतियों की, कार्यक्रमों के आधार पर चलने वाला
एक लोकतांत्रिक दल है हमारे यहाँ। आपके योग्य नेताओं के बेटे चुनाव कराते हैं तो विधायक दल जो है अपना योग्य नेता चुनेगा और वो ममता बनर्जी से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। रक्तपात नहीं होगा, अराजकता नहीं होगी, लोकतंत्र का पालन होगा। नहीं तो कौन सा नेता चुना जाएगा? जो टीएमसी से आए हैं वही नेता चुने जाएंगे क्या? टीएमसी में सेंध लगा के जिनको लाया गया उन्हीं को चुना जाएगा क्या? ममता बनर्जी स्वयं जो है रेल मंत्री थी। रेल की उतनी परियोजना जितना आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में रेल की परियोजनाएं साकार हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, स्वयं ममता बनर्जी जब रेल मंत्रालय की प्रभारी थी, क्या इस तरह की परियोजनाएं आ पाई? उन सारी परियोजनाओं का पैसा रोक दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए उसका पैसा रोक दिया गया। नीतियां नहीं करती है। ठीक है, अरे टोलेबाज शांत हो जाओ। ममता बनर्जी के कार्यकाल में जो टकराई हुई थी उसका पैसा हमने रोक दिया। जो अभी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, उनकी तो अपनी रणनीति तैयार है। बीजेपी की बड़े नेताओं की फौज जमीन पर काम कर रही है, लेकिन सवाल फिर आपसे वही कि आपके नेता कहां पर हैं? अगर बराबरी की लड़ाई की बात हो रही है, आपके पास कौन सा राष्ट्रीय नेता? उनके पास ममता बनर्जी है, दूसरे दल के पास जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके ब्रांड एम्बेसडर है। आपके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हमारे यहाँ भी बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। कुछ नाम गिनाइए सर। करी हुई है। अभी किसान संगठन, किसान आंदोलन जब चल रहा था, विवेक जी कुछ नाम गिनाइए। सुने, नहीं आप सुनते रहिए। अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मीडिया ने आरोप लगाया साहब लेफ्ट की बैकिंग है, यहाँ तो लाल लाल झंडे आ रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिया ऑल इंडिया किसान सभा ने, आप ही लोगों ने कहा था। तो उसी प्रकार से लेफ्ट की राजनीति, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे बहुत से फ्रंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। कुछ नाम गिनाइए सर राष्ट्रीय स्तर हमारे पर। लेबर यूनियन अभी कुछ समय बाद तो वहां पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे, केंद्र से स्मृति ईरानी वहां चली जाएंगी। आपके पास कौन सा बड़ा ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर की अपील रखता हो? और बीजेपी कोई राष्ट्रीय स्तर की अपील नहीं है। अभी जब कुश्ती होगी ना, ये इम्पोर्टेड तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में है, जब मुकुल रॉय, दिलीप घोष और ये क्या नाम है इनका, शुभेंदु अधिकारी मार होगी, क्योंकि सबको लालच दिया गया है। अगले मुख्यमंत्री को कैडर इनका है नहीं, इनका प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। बंगाली कांग्रेस जो है आप तो चीयर लीडर है, राजनीति आप समझता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के आगे पीछे जो है और पूंजीपतियों से पैसा लेकर के रैलियों में डाल देने। संजीव जी नहीं आती है। ठीक है, संजीव उनियाल जी देखिए, अब एक थोड़ा बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है और जिस तरह की कटुता इस वक्त नफरत जमीन पर दिखाई देती है, चुनावी हिंसा एक तरफ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्य की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, एक संवाद नहीं होगा, देश के संघीय ढांचे को ये कितना बड़ा नुकसान है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये नुकसान जनता का है और इसके लिए सभी दल बराबर के जिम्मेदार हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। वास्तव में ये यूनियन टेरिटरीज है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो उस देश का एक इतिहास है हमारा, आज सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु जब पिछली बार आपको ध्यान होगा सुभाष चंद्र बोस की जब जयंती मनाई जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस में इनकी नेत्री जो है जय श्री राम का नारा सुनते ही स्टेज छोड़कर भाग गई। किस तरह की उनकी मेंटेलिटी है, क्या लेवल है उनका। लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया था ना कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए, जिससे उन्हें आपत्ति हुई। खैर, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता के भतीजे पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो बंगाल सियासत के शोलों में धधक उठा। टीएमसी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई कहा तो बीजेपी ने भी टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसी लड़ाई के मद्देनजर बंगाल में चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से आज तक की खास बातचीत सुनिए। आरोप कैलाश जी नमस्कार। आपका ये लग रहा है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो छापे पड़े हैं सीबीआई के, वो सीबीआई के छापे नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये छापा मारा या समन दिया गया है। देखिए, सीबीआई एक ऐसी संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात सारी दुनिया में मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई लालबाग का थाना थोड़ी है कि किसी को भी पकड़कर 302 में बंद कर दिया, किसी को के ऊपर भी एनडीपीएस लगा दी अभिषेक के कहने पर, ममता जी के कहने पर। आखिर सीबीआई है, और सीबीआई जैसी संस्था यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में नोटिस दे रही है, इसका मतलब उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। और इसलिए ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ कि एक संस्था को बदनाम करने जैसी बात है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अपनी जगह है। अब सीबीआई ने अगर कोई जांच करने के बाद उनको नोटिस दिया है, तो ये सीबीआई को ये तो नहीं देखेगी कि चुनाव है अभी नहीं देना चाहिए। जब उनको तथ्य मिलेंगे, जब उन्होंने नोटिस दिए, इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है कैलाश जी, आप ये तो मानेंगे कि जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने
एक आक्रामक रुख अपनाया है बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए। लगातार आपके बीजेपी अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, आप तो लगातार वहीं पर हैं, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव में कुछ ना कुछ फायदा इसका आपको जरूर मिल जाएगा? देखिए, चुनाव का फायदा और नुकसान की बात तो छोड़िए सईद भाई, आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो हम सरकार बना चुके हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आपके चैनल को बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। जांच करने के बाद ठीक है कैलाश जी, आप विसल ब्लोअर के तौर पर अपने आप को यहाँ पर पेश कर रहे हैं, कागजात आपने दिए। आप ये तो बताइए कि उस कागजात में रुचिरा नरूला बनर्जी, क्या वो सिर्फ हैं अकेली, उनका नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है और क्या परिवार का कोई और सदस्य इसमें शामिल है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि अभिषेक जी के ससुराल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कई आईएएस और आईपीएस और पुलिस अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विनय मिश्रा इनके बहुत करीबी मित्र थे। मेरे पास पूरी एयरलाइंस के टिकट्स की कॉपी है जिसमें विनय मिश्रा, अभिषेक जी सपरिवार यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, किस होटल में रहते हैं, ये भी मेरे पास कागजात हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विनय मिश्रा और अभिषेक जी के बहुत अच्छे संबंध थे और विनय मिश्रा फरार है। और मेरी जानकारी के अनुसार विनय मिश्रा ने और उनके भाई हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर काफी पैसा कोयला से इकट्ठा करके और इनके परिवार के खातों में डलवाया है। ये मेरे पास जानकारी 6 महीने पहले टीएमसी के लोगों ने दी थी। लेफ्ट के किले में योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। केरल में हिंदुत्व के मुद्दे की जमीन बीजेपी को आरएसएस से मिली, जिसने जमीनी पकड़ बनाई और जमीनी संघर्ष में अपने 300 कार्यकर्ताओं की जान गंवाई। अब बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर केरल के चुनाव में आक्रामक राजनीति करने जा रही है। केरल में क्या है रणनीति, देखिए। केरल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा और योगी आदित्यनाथ से शुरुआत। कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सीधा संदेश है। यूपी से केरल जाकर योगी ने चुनाव का माहौल और एजेंडा सेट कर दिया है। लव जिहाद के बारे में यहाँ के न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है, उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। कासरगोड में रैली में लव जिहाद का मुद्दा और लेफ्ट की सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी का चुनावी एजेंडा और टारगेट क्लियर है, हिंदुत्व की राजनीति से लेफ्ट का आखिरी किला भी ध्वस्त करना है। केरल में लेफ्ट की एलडीएफ और कांग्रेस की यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है, लेकिन अब बीजेपी खुद को इन दोनों के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। केरल में 27% मुस्लिम, 18% ईसाई और 55% हिंदू है। तो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति का प्रयोग बीजेपी यहाँ भी कर रही है। केरल की धरती पर 2009 में केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की समस्या की ओर यहाँ की सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन यहाँ की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहाँ की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे, लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है।
बीजेपी के लिए केरल मिशन इम्पॉसिबल की तरह जरूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ बहुत जोर लगाया है। इस साल चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी बड़ी है और टारगेट भी बड़ा है। 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में 2016 के चुनाव में बीजेपी को करीब 10% वोट और 1 सीट ही मिली थी। इस बार बीजेपी का टारगेट वोट प्रतिशत को 25% तक ले जाने का है। करीब 52% सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का लक्ष्य वोट शेयर का 25% तक हासिल करने का है। कम से कम 18 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी को लगता है कि अगर सही कैंडिडेट उतारे गए तो जीतने की संभावना बनती है। यहाँ की वर्तमान सरकार कैसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबरीमाला प्रकरण उसका एक उदाहरण है। एक तरफ सबरीमाला के नाम पर जनभावनाओं का कार्य यहाँ की सरकार करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की छूट सरेआम दी जाती है जो यहाँ के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। केरल में बीजेपी के पास बड़े चेहरे कम हैं। बीजेपी ने इसीलिए केरल चुनाव से ठीक पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे चेहरों को जोड़ा है। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा बनने को भी तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।